साथ थोड़ा चल रहा है, न्यूमेरिकल काफी है उनके। आप लोगों को पे प्रोटेक्शन का आइडिया है? जी, पे प्रोटेक्शन का आइडिया है? नो सर। कि पे प्रोटेक्शन होता है कि बाय द वे मैं किसी जॉब में हूँ, थ्रू प्रॉपर चैनल में फॉर्म भरता हूँ और मेरी सिलेक्शन हो जाती है यूटी में ही दूसरे डिपार्टमेंट में। तो अगर मैंने सेम लेवल के लिए अप्लाई किया या मैंने उससे हायर लेवल के लिए अप्लाई किया, हो सकता है जो अभी मैं पे ले रहा हूँ वो जब तक सब लोग आते हैं तभी तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज दिस इज नॉट दैट वे। बट कई बार पे प्रोटेक्शन का आपको कॉन्सेप्ट आ सकता है, उसमें हो सकता है मेरी अभी की जो पे वो ज्यादा हो क्योंकि इंक्रीमेंट्स डाल के मैं हायर पे चला गया हूँ, और जो जहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो रही है जिस लेवल में, वहां पे मिनिमम ऑफ द लेवल जो है वो उससे कम है। समझ रहे हैं आप? तो उस केस में प्रोविजन है कि मेरे को पे प्रोटेक्शन मिल जाएगी। द पे आई वाज गेटिंग इन द ओल्ड पोस्ट दैट विल बी रिटेन्ड इन द न्यू वन। तो आज मैं डिपार्ट 1 वालों को वही करवा रहा था, तो दैट्स व्हाई मुझे लगा कि आपको थ्योरी का कांसेप्ट तो दे दूं कि पे प्रोटेक्शन होता क्या है। बट दिस इज नॉट अलाउड। half pay or converted to the repeat column. देखें दोनों ओरिजिनेट होती हैं। आज मैं न्यूमेरिकल भी एक प्रपोज कर रहा हूँ, उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। दोनों का जो ओरिजिन है, दोनों का जो बेस है, वो हाफ पे लीव अकाउंट से ही आ रहा है। ठीक है, हाफ पे लीव अकाउंट ही यूज हो रहा है दोनों के लिए। जब आप हाफ पे के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको हाफ पे मिलेगी और आपकी जो डिडक्शन है वो उतने ही डेज की होगी जितने दिन की आपने हाफ पे लीव दी। कम्यूटेड लीव में ये है कि वो भी हाफ पे लीव से ही सेटअप होगी, लेकिन उसमें क्या है, यू विल गेट फुल पे बट डिडक्शन विल बी डबल। अगर आपने 30 दिन की छुट्टी लिया तो 60 दिन आपके हाफ पे लीव में से डिडक्ट होंगे। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. तो दोनों में मतलब बेस तो वही है, अकाउंट वही यूज हो रहा है, लेकिन अकाउंट में से हाफ पे लीव जो आप लेंगे उसमें डिडक्शन सेम डेज की होगी, बट कम्यूटेड में डिडक्शन डबल की होगी। दैट्स इट। हेलो सर। जी जी, आरिफ जी। जी सर, इन सर्विस के लिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कब अप्लाई कर सकता है? कोई मिनिमम सर्विस होनी चाहिए उसके पास? इन सर्विस के लिए मतलब जब प्रॉपर चैनल के थ्रू आता है ना दूसरे लेवल के लिए। जी जी जी, इसके लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया है कि कभी भी अप्लाई कर सकता है? नो मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट ओनली थिंग इज यू शुड बी वर्किंग अगेंस्ट ए सब्सटेंटिव पोस्ट। ठीक है, आप जो काम कर रहे होंगे सब्सटेंटिव पोस्ट के अगेंस्ट काम करने होने चाहिए। और सेकेंडली आप प्रिजम्पटिव पे भी ले सकते हैं उसमें। उसमें मतलब आपके दो स्टेटस हो सकते हैं, दोनों का थोड़ा फर्क है। एक होता है सब्सटेंटिव पे, एक होता है प्रिजम्पटिव पे। Substantive pay means the person is getting pay of a post which is substantive and he himself is also substantive. और दूसरा होता है the person is paying getting the pay against a permanent post but he is not permanent so far. Maybe he is a probationer. अभी probation जैसे KS वालों का है। ओके, तो presumptive pay में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली डिफरेंस उसमें ये रहता है कि जो पे प्रोटेक्शन मिलेगा उसमें इंक्रीमेंट फिर चेंज हो जाता है। अगर आप वो लेंगे ना अपना प्रिजम्पटिव पे वाला केस, तो उसमें इंक्रीमेंट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से चेंज हो जाएगा, और अगर वो सब्सटेंटिव वाला होगा देन डेट ऑफ इंक्रीमेंट विल नॉट चेंज। क्लियर?
जी सर, थैंक यू। आपको मैं थोड़ा सा अगर सर जेके अटेंडेंस पे लीव चढ़ाना कंपलसरी होता है? क्या चीज? जेके अटेंडेंस पे लीव के लिए जो अप्लाई करते हैं वो कंपलसरी है? क्योंकि यहाँ पे बहुत से प्रोफेसर्स हैं जो छुट्टियां लगाते रहते हैं बट वहाँ पे लीव चढ़ाते नहीं है। नहीं, वहाँ आप देखो सिस्टम पे चढ़ाना तो जरूरी है, लेकिन सर वो बताइए। चढ़ाती ही नहीं है और वो ऐसे ही छुट्टियां लगाते रहते हैं। आपको इंश्योर करना चाहिए ना, फिर इसीलिए तो आप वहाँ पे हो। सर लेकिन डीडीओ कुछ बोलते ही नहीं है उनको आगे से। तो कनाइवेंस होती है ना जी, क्या कर सकते हैं उसमें, बट अदरवाइज तो हर एक को उसमें करना ही होता है, नहीं तो वो तो रिकॉर्ड में आएगा नहीं ना फिर। हाँ सर। एनुअल रिकॉर्ड तो आज की डेट में कोई मायना नहीं रखता। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू प्लान। ओके सर, एक डीडीओ लेवल की होती है ना और एक अपने एम्प्लॉय की खुद होती है, तो दोनों पे चढ़ाना होता है या डीडीओ खुद चढ़ाएगा? देखिए, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय है ना, डीडीओ अपनी तरफ से चढ़ाएगा, वो तो होना ही है डीडीओ के ऊपर। मेरी डीडीओ मुझसे चढ़वाती है। अच्छा, वो अपने आपको अकाउंट से। कोई बात नहीं, हार्डली मैटर्स। वो चढ़ तो उनकी तरफ से ही रहा ना, तो उनकी क्योंकि तरफ से ही रहा। मैक्सिमम एम्प्लॉयज जो मतलब स्कूल में है वो फेस के थ्रू, जो स्मार्ट है, सीड वाली है सर, उसके थ्रू अप्लाई करते हैं। बाकी जैसे बायोमेट्रिक वाली है, बीईएस वाली है, उस पे कोई भी एम्प्लॉय, उनको अपना पता ही नहीं है उस पे। अदरवाइज लीव्स का तो वही है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं क्योंकि बेटा वहाँ छोड़ के आया हूँ, तो वाइफ को लीव लेनी थी, तो उसी के थ्रू उन्होंने किया, बट उसमें गड़बड़ कर दी कि वो सीसीएल लेनी थी और मेडिकल वाले को ऑप्ट कर दिया वहाँ पे। तो कागज सारे सीसीएल के हैं और वो अब खैर मैनेज हो जाएगा, बट दिस इज द सिस्टम हाउ यू हैव टू गो फॉर द लीव्स। ओके, फॉर्म ऑफ लीव अकाउंट थोड़ा सा बता दूं आपको जी। जी सर, बोले। फॉर्म ऑफ लीव बता दूं थोड़ा सा, फिर उसके बाद छोटा सा न्यूमेरिकल भी है। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड आई कैन डू दैट फॉर यू। जी सर। यस सर। उसमें हाफ पे लीव का भी आ जाएगा और अर्न लीव का भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा अगर फॉर्म्स को समझना हो तो फॉर्म नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ लिखने का पर्पस क्यों है? डेट ऑफ बर्थ लिखने का पर्पस ये है कि डेट ऑफ रिटायरमेंट वहां से डिराइव हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप लीव अकाउंट बनाएंगे तो अगर किसी की रिटायरमेंट बीच में आ रही होगी, मीन्स 1 जुलाई से पहले आ रही होगी, ठीक है, मतलब 30 जून से पहले आ रही होगी, तो फिर 15 दिन का क्रेडिट उनको अगले वाला नहीं मिलेगा ना। या इन बिटवीन अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो उस पर्टिकुलर जो हाफ ईयर में होगा उनको प्रोपोर्शनेट मिलेगा 2.5 के हिसाब से, कंप्लीटेड मंथ्स के हिसाब से। So that's why date of birth is also important, that date of commencement of continuous service. तो इसमें रहता है काशी परमानेंट, तो 3 साल के बाद होता है। Then date of retirement oblique resignation, दोनों हो सकते हैं ना, रेजिग्नेशन भी हो सकता है, रिटायरमेंट भी हो सकता है। ये अनलीव का अकाउंट है और नीचे आप देखेंगे हाफ पे लीव का भी इसमें है। दिस इज हाफ पे लीव अकाउंट। दोनों में थोड़ा फर्क रहेगा, ठीक है। फर्क क्या रहेगा? कल हमने डिस्कस किया था कि जो अर्न लीव है वो स्टार्ट ऑफ हाफ ईयर में क्रेडिट हो जाती है, और ये कब होता है? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो उसके हिसाब से क्रेडिट होगा। उसका रेट 15-15 का है, इसका रेट 20 का है साल का। सर, तो अब अभी हमारी अर्न लीव क्रेडिट हो चुकी है। आपकी अर्न लीव आपने कब ज्वाइन किया? सर जुलाई में, 8 जुलाई तक। 8 जुलाई को ना? जी सर। हाँ, तो इस साल की आपकी पूरी नहीं होगी ना, फर्स्ट से तो नहीं है ना आपका? फर्स्ट को आप सर्विस में थे? नहीं सर, 8 को आया था ना पढ़ने का। 8 को है तो फिर जुलाई की नहीं मिलेगी, कंप्लीटेड मंथ का होता है उसमें, तो जुलाई वाला क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, उसके आगे 2.5 के हिसाब से मिलेगा। ओके, तो
पहले वाला जो क्रेडिट है वो एंड में ही मिलेगा आपको पहले, क्योंकि 1 जुलाई को यू आर नॉट इन सर्विस, तो वो 1 जुलाई को क्रेडिट होती है। ओके, तो आपका जो क्रेडिट होगा, पहले वाला जो क्रेडिट होगा, दैट विल बी एट द एंड। यहाँ पे है पर्टिकुलर्स ऑफ सर्विस इन कैलेंडर हाफ ईयर, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 1 जनवरी से लेके 30 जून तक, वो एक हाफ ईयर हो जाएगा। 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक वो दूसरा हाफ ईयर हो जाएगा। कंप्लीटेड मंथ्स ऑफ सर्विस, तो नॉर्मली अगर होगा तो 6 महीने आएंगे, लेकिन अगर पहले वाला होगा जैसे आप लोगों का है तो जुलाई उसमें काउंट नहीं होगा, 2.5 होगा। ठीक है, कंप्लीटेड मंथ कितने हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे वहां पे। इज इट ओके? जी, यस सर। उसके बाद है EL क्रेडिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर। कितना क्रेडिट मिला, तो 15 का मिलेगा, अगर पूरा होगा तो कम होगा तो कम का मिलेगा। ठीक है, देन नंबर ऑफ डेज ऑफ EOL डाइज नॉन अवेल ड्यूरिंग हाफ ईयर। इस हाफ ईयर में EOL या डाइज नॉन कितना अवेल हुआ, यहाँ पे डेज लिखने हैं। उसके बाद है EL टू बी डिडक्टेड 1/2 ऑफ कॉलम 5 सब्जेक्ट टू मैक्स ऑफ 15 डेज। ये हमने पढ़ा था ना, इफ यू रिमेम्बर, कि जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होगी उसकी डिडक्शन होगी। कितनी डिडक्शन होगी? 10%, 1/10। लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 15 दिन हो सकती है, क्योंकि क्रेडिट ही जब 15 दिन का होता है मैक्सिमम, तो उससे ज्यादा डिडक्शन तो नहीं होगी ना। ओके जी, यस सर। EOL या डाइज नॉन, इन दोनों की डिडक्शन होती है। बट माइंड यू, ये जो डिडक्शन होगी ये उसी हाफ ईयर में नहीं होगी, उसके नेक्स्ट वाले में होगी। शो आपने उस हाफ ईयर में इसको करना है कि कितने दिन की थी, लेकिन जो डिडक्शन करेंगे हम 1/10 करके, वो अगले वाले में होगी। याद है, वो नोट्स में भी था ना जी? सर एक बार रिपीट करना प्लीज, नहीं समझ आया। मैं ये कह रहा हूं कि सपोज किया 1 जनवरी 2025 से लेके 30 जून 2025 तक EOL ली गई थी से 20 डेज की। EOL थी 20 डेज की विदाउट पे, या डाइस नॉन था। तो इन दैट केस जो आप 20 डेज शो करेंगे वो तो आप उसी हाफ ईयर में शो करेंगे, 1 जनवरी से लेके 30 जून तक। लेकिन जो उसका 1/10 मीन्स दो माइनस होना है ना उसका, 1/10 ऑफ 20 मीन्स 2। ठीक है, वो जो डिडक्शन होगी वो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक का जो हाफ ईयर होगा उसमें होगी। तो जिस हाफ ईयर में EOL ली गई होगी उसके नेक्स्ट वाले हाफ ईयर में उसकी डिडक्शन होगी एट द रेट ऑफ 1/10 सब्जेक्ट टू ए मैक्स ऑफ 15 डेज। नाउ इट्स क्लियर? यस सर। ओके, उसके बाद है टोटल EL एट क्रेडिट। तो टोटल EL एट क्रेडिट कितना हो जाएगा आपका? EL क्रेडिटेड 4 है, ठीक है। उसके बाद 11 है। 11 का मतलब हो गया जो पिछला बैलेंस था, बैलेंस भी तो ऐड होगा ना उसमें, जो इस बार का है उसमें पिछला बैलेंस ऐड हो जाएगा। माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा ये जो अभी डिडक्शन थी, तो वो करके उसके बाद टोटल EL एट क्रेडिट आ जाएगा उस हाफ ईयर का। फिर आप देखेंगे कि उस हाफ ईयर में लीव ली गई थी, तो फ्रॉम टू और नंबर ऑफ डेज। फ्रॉम टू का मतलब हो गया डेट्स को मेंशन करना है और नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट गिवन हो और उसके बाद नंबर ऑफ डेज गिवन हो, ये ना गिवन होगी कहाँ खत्म हो रही है लीव। तो उस केस में हमें कैलकुलेट करना होगा कि वो लीव यहाँ से खत्म हो गई, इतने दिन की थी तो कहाँ पे खत्म हुई होगी, किस डेट को खत्म हुई होगी, तो वैसे भी हो सकता है। देन यू हैव बैलेंस EL। बैलेंस EL का मतलब हो गया ये जो टोटल EL एट क्रेडिट था उसमें से ये माइनस हो जाएगी लीव टेकन, तो
बाकी जो है वो उस हाफ ईयर का बैलेंस हो जाएगा। इज इट ओके? सर ये 15 दिन जो डिडक्ट करने हैं हमें, हाँ हाँ, इस साल में एक बार डिडक्ट कर सकते हैं कि पूरी सर्विस में सिर्फ 15 दिन डिडक्ट होंगे? नो नो नो, ये तो हाफ ईयर बेस्ड है जी, ये तो हाफ ईयर बेस्ड है कि जिस हाफ ईयर में वो ली गई है उसके नेक्स्ट हाफ ईयर में आपने डिडक्ट करने हैं। ठीक है, तो इसकी जो डिपेंडेंस है, डिडक्शन है, वो यूएल पे बेस्ड है। यूएल अगर है तो डिडक्शन भी है, वो चाहे 1 साल की हो या 2 साल की हो। ठीक है, तो हाफ ईयर स्पेसिफिक है बेसिकली। क्लियर? ओके सर, ओके। ओके, तो ये तो था आपका अर्न लीव का। और हाफ पे लीव जैसे मैंने बोला थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। इफ यू वांट टू सी, इसमें लेंथ ऑफ सर्विस आएगा। लेंथ ऑफ सर्विस का मतलब हो गया डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेके जहां पे 1 साल खत्म होगा, फिर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 1 ईयर हो जाएगा। ठीक है, पहला साल होगा तो शायद पूरा उसमें तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें सेंटर में चेंज हो गया हुआ है। टू बी वेरी फ्रैंक, सेंटर में ये भी चेंज हो गया हुआ है, उसमें 10 दिन का क्रेडिट है हाफ ईयर के बेस पे, बट यहाँ पे अभी नहीं हुआ। तो ये अपॉइंटमेंट के हिसाब से तो जहाँ पे कंप्लीट ईयर होगा वहां पे जाके क्रेडिट मिलेगा। लीव अर्न इन डेज हो जाएगा 20, टोटल लीव एट क्रेडिट से 20, ओके, एंड देन लीव टेकन जो भी होगी, और उसके बाद बैलेंस हाफ पे लीव है। कम्यूटेड लीव भी यहीं से जाएगी और हाफ पे लीव भी यहीं से जाएगी। ठीक है जी, आइडिया हुआ? आई थिंक मैंने क्वेश्चन, ओके, अगर आपको पे प्रोटेक्शन का देखना होगा तो यहाँ से आज मैंने पार्ट 1 वालों को करवाया था। जैसे ये था, शुड आई एक्सप्लेन या छोड़ दूं इसको? सर बता दो। जैसा मैंने आपको बोला कि अगर सेम लेवल पे अप्लाई करता है या उससे ज्यादा वाले पे करता है तो पे प्रोटेक्शन का प्रोविजन, अगर लोअर में करेगा फिर पे प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही लोअर के लिए अप्लाई किया। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल दैट, ओके। बट अगर इक्विवेलेंट या हायर वाले के लिए अप्लाई करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल और सिलेक्शन हो जाती है, इन दैट केस अगर वो सब्सटेंटिव पे ले रहे हैं तो उस केस में पे प्रोटेक्शन मिलेगा उनको। ठीक, और पे प्रोटेक्शन के लिए हमें ये देखना है कि उनको कितना पे प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 62,200, L8 में काम कर रहे थे, उसके बाद अपॉइंट हुआ है L9 में। L9 में देखें आप 52,700 से शुरू हो रहा है, जबकि वो कितना ले रहे थे ऑलरेडी 62,200। तो इसका मतलब अगर इसका मिनिमम हम उनको दें तो उनकी पे तो कम फिक्स हो जाएगी ना, फिर तो 52,700 हो जाएगी। ओके, द पर्सन विल बी पुट टू ए लॉस। तो इस केस में फिर प्रोटेक्शन का प्रोविजन है। तो प्रोटेक्शन किस तरह से होगी, हम L9 में देखेंगे कि 62,200 है या नहीं। अगर 62,200 वहां होगा तो 62,200 पे फिक्सेशन हो जाएगी, लेकिन अगर एग्जैक्टली 62,200 नहीं हुआ तो फिर एक सेल लोअर देखा जाता है और प्लस करेंगे फिर पर्सनल पे करके। पर्सनल पे का भी कॉन्सेप्ट इससे आपको क्लियर हो जाएगा, व्हाट इज पर्सनल पे, क्योंकि 62,200 एग्जैक्टली L9 में नहीं मिल रहा था। तो फिर 62,200 से कम वाला जो था, क्योंकि 62,200 से ऊपर वाला था 62,900, ये तो हमने उनको देना नहीं है, प्रोटेक्शन देनी है 62,200 पे। तो फिर उससे नीचे वाला सेल जो था दैट वाज 61,100, सेल नंबर 6, उसमें प्लस करेंगे पर्सनल पे 1,100। तो 62,200 पूरा हो गया ना उनका। ठीक है, और जब इंक्रीमेंट यहाँ पे चेंज नहीं होगी, दैट विल रिमेन द सेम 1/7/2026 को, तब उनको नेक्स्ट वाला सेल मिल जाएगा 62,900 वाला। नाउ दिस 1,100 इज एब्सॉर्ब्ड, और उसके बाद फिर 64,800। ठीक है, क्लियर है? सर उनका इंक्रीमेंट जैसे जुलाई में लग रहा होगा, तो जैसे वो नई में चलेगी, लेवल 9 में चलेगी, तो उनका जो मंथ रहेगा
इंक्रीमेंट वाला वो सेम रहेगा या वो चेंज होगा? देखिए उसमें दो है। अगर सब्सटेंटिव पे ले रहे हैं तो डेट ऑफ इंक्रीमेंट विल नॉट बी चेंज्ड, बट इफ ही इज टेकिंग प्रिजम्पटिव पे फिर डेट ऑफ इंक्रीमेंट नई अपॉइंटमेंट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे अगला केस था यहाँ पे प्रिजम्पटिव वाला था, तो प्रिजम्पटिव वाले में उनकी हुई है 10/8 को, 10/8, और पहले उनकी इंक्रीमेंट थी 1 जनवरी वाली। अब 10/8 से डिसाइड होगा, 10/8 से डिसाइड हुआ तो 1/7 हो गई, जनवरी से वो जुलाई चली गई। ओके, तो डिपेंड करता है, प्रिजम्पटिव होगी तो फिर इंक्रीमेंट चेंज होगा। सर प्रिजम्पटिव एक्सप्लेन कर देना एक बार, इनमें डिफरेंस है सर सब्सटेंटिव और प्रिजम्पटिव में। सब्सटेंटिव होता है कि आप जो पे ले रहे हैं, ठीक है, जो आप पे ले रहे हैं, आपकी पोस्ट परमानेंट है और आप खुद भी परमानेंट ही हो, ठीक है, यू आर नॉट अंडर प्रोबेशन, आप पे वो कोई लिमिट नहीं है, तो बोथ आर सब्सटेंटिव। पोस्ट इज सब्सटेंटिव, यू आर आल्सो सब्सटेंटिव। प्रिजम्पटिव का मतलब है कि पोस्ट तो सब्सटेंटिव है लेकिन अभी आपका प्रोबेशन चल रहा है, यू आर नॉट सब्सटेंटिव, आप परमानेंट नहीं हुए अभी, तो उसमें ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आप सब्सटेंटिव पोस्ट की पे ले रहे हैं, हम आपको भी सब्सटेंटिव ही मान रहे हैं क्योंकि पूरी पे ले रहे हैं हम। गॉट इट? जैसे सर एक केस था कॉलेज में, वहाँ पे ना वो लेक्चरर थे पहले लेवल 9 पे, फिर उन्होंने हाँ। प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई किया था तो वो लेवल 10 में चले गए। तो जो उनकी ठीक है। पहले इंक्रीमेंट की डेट थी वो जुलाई थी, और लेकिन जब वो कॉलेज में गए वुमेन कॉलेज में तो उनकी इंक्रीमेंट उन्होंने जैन में लगाना स्टार्ट कर दी। अब वो हमें यहाँ बोल रहे हैं, मतलब 8 इयर्स हो गए इस चीज को, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि मेरी इंक्रीमेंट जुलाई में ही बनती है, तो आप सारा का सारा मेरा एरियर निकालो। तो सर ये बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन है कि अभी सर कौन सा केस है, क्योंकि प्रोबेशन तो उनका भी होगा ना 2 साल का। हाँ, तो वो देख लो ना, अगर प्रोबेशन होगा देन ही इज प्रिजम्पटिव, देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो वो आपको उनकी डेटा वो देखना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट का ऑर्डर देखना पड़ेगा, उसमें लिखा होगा कि यू विल बी ऑन प्रोबेशन या व्हाटसोएवर, ठीक सर है। लेकिन वहाँ पे मेंशन नहीं है, बस वहाँ पे ये लिखा हुआ है उनकी सर्विस बुक पे कि उन्होंने जो अप्लाई किया है वो प्रॉपर चैनल से किया है, वहाँ पे प्रोबेशन वगैरह का कुछ भी मेंशन नहीं है। प्रोबेशन आपने नई पोस्ट में नहीं देखना, पुरानी में देखना है जहाँ से वो गए हैं, ओके ठीक है, वहां नहीं देखना है, जहाँ से वो जा रहे हैं वहां से देखना। ओके, ओके सर। दैट्स इट। ओके, छोटा सा क्वेश्चन है, लीव अकाउंट बनाना है मिस्टर डी का, डेट ऑफ बर्थ उनकी गिवन है, डेट ऑफ बर्थ ये पर्पसली मैंने 1965 ली है, क्योंकि उनको रिटायर करना है हमने, और रिटायर करना है तो उनका जो लीव एनकैशमेंट है वो भी हम कवर करेंगे। ओके, जी, तो डेट ऑफ बर्थ पर्पसली गिवन है, उससे हम उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट कब होगी उनकी? जी 60 ईयर के जब कंप्लीट होगी। नो, डेट कब होगी, किस डेट को रिटायर होंगे? 31/5/2025। 31 मई 2025, दैट मीन्स उनको हमने रिटायर कर दिया। ओके, और उसके हिसाब से डिसाइड होगा। अब इसका पर्पस दूसरा भी था, दूसरा पर्पस ये था कि जब आप एंड वाले हाफ ईयर में जाओगे तो फिर आप क्या क्रेडिट उनको पूरा दोगे या कम दोगे? जो लास्ट वाला हाफ ईयर आएगा, पूरा मिलेगा, हाँ जी, फुल मिलेगा, फुल मंथ का। फुल नहीं मिलेगा सर, वो रिटायर मिलेगा। वो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं, तो हाउ कैन यू गिव हिम फुल? लास्ट हाफ ईयर में 30 जून तक थोड़ी ना वो है, वो तो 31 मई को रिटायर हो जाएंगे, तो फुल कैसे दोगे आप? 2.5 कम देना पड़ेगा ना। इज इट अंडरस्टैंडेबल?
यस सर। ठीक है, तो वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, फिर मीन्स 5 into 2.5 हो जाएगा। ओके, देन ईएल एट क्रेडिट ऑन 1/7/2020, ये मैंने पर्पसली लिया ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि अगर हम उनकी अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करेंगे फिर तो 4-5 दिन लग जाएंगे ना उनका लीव अकाउंट बनाने, और पुराना कब कब उन्होंने छुट्टी ली थी हमें तो मालूम ही नहीं है। ठीक, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस ले लिया उसका कि 1/7/2020 को ये उनका ओपनिंग बैलेंस है। 201 दिन की उनके पास अर्न लीव थी, और हाफ पे लीव अकाउंट जो था ऑन क्रेडिट, ये मैंने लिया 16/6/2020। 16/6/2020 के लेने का एक पर्पस है। क्या पर्पस है उसका? क्योंकि उसका जो क्रेडिट होता है, जो उसका क्रेडिट होता है वो कब मिलता है? 1 साल खत्म होने के बाद मिलता है ना। ठीक है, और उनकी ज्वाइनिंग कब थी? 16/6 को थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 400 दिन का क्रेडिट आ रहा है, ये किस दिन तक का है? ये 15/6/2020 ये 15/6/2020 का है। ठीक है, 16/6/2020 से आगे जो साल कंप्लीट होगा उसका फिर एडिशनल लगेगा। ओके, फिर उसके बाद था 60 डेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है। ये इसलिए दिया है मैंने कि वहां पे आपको डिडक्शन का समझ में आएगा। अगर 60 डेज की ईओएल होगी तो डिडक्शन कितनी होगी फिर? 1/10, 6 दिन 6 दिन की डिडक्शन होगी। लेकिन कब होगी? जब वो ब्लॉक में उससे अगले वाला हाफ ईयर आएगा। ओके, और यहाँ पे पर्पस भी देखें, ये 2 में जा रहा है, ये 2 में जा रहा है, एक हाफ ईयर में नहीं जा रहा है, दूसरे हाफ ईयर में भी जा रहा है, तो उसका भी एक पर्पस है। देन अवेल 1/1/2022 जी 1/1/2022 को डिडक्शन होगी। हाँ, इनकी जो डिडक्शन होगी वो हाफ ईयर के हिसाब से होगी, तो हाफ ईयर हम देख लेते हैं कौन कौन सा पड़ेगा। ठीक है, वो जब हम बनाएंगे ईएल अकाउंट अभी तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद 35 डेज हाफ पे लीव है। हाफ पे लीव का मतलब हो गया कि डिडक्शन कितनी होगी? 35 की होगी। देन 80 डेज की अर्न लीव है। यहाँ पे लिखा है 15/12/2022 स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ, और 80 डेज की वक्त है। इसका मतलब एंड पॉइंट हमें खुद से निकालना ना, फिर कहाँ तक जाएगी ये, कहाँ पे 80 डेज कंप्लीट होंगे। फॉलोड बाय 60 डेज कम्यूटेड लीव, तो कंटिन्यूटी में है। अब 60 डेज कम्यूटेड लीव है, तो इस केस में डिडक्शन कितनी होगी फिर? 120 डेज 20 days. That's the difference. 40 days unauthorized absence from this treated as dies non. Dies non है तो फिर उसका भी वही होगा ना जो EOL का हो रहा था, जिसमें ये फाल करेगा उससे अगले वाले में डिडक्शन होगी 1/10 करके। फिर इसमें एक और चीज ली है जो ज्वाइनिंग टाइम का हमने किया था कि अगर कोई लेस अवेल करेगा तो फिर एडिशन होगी अर्न लीव में। यहाँ पे वो कहीं ट्रांसफर हुए हैं, ज्वाइनिंग टाइम उन्होंने अवेल किया 7 दिन का, जबकि उनको परमिसिबल था 17 दिन का, तो फिर 10 दिन की एडिशन पड़ेगी ना। ठीक है, माइंड यू दिस 10 days इज इन एडिशन टू 15 days। इसका लॉजिक बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि वो 15 हो गए और ये 10 आप ऐड नहीं करेंगे, ये 10 का पर्पस ही अलग है। ये इवन जो आपके वेकेशन डिपार्टमेंट वाले हैं उनको भी अलाउड है, तो डोंट कंसिडर इट एक हिंड्रेंस टू दैट 15 days। 15 days अपनी जगह है, ये अपनी जगह एक एडिशन होगी, और ये लमसम एडिशन है, इसमें डेज का जिक्र नहीं आएगा। इसमें यही आएगा कि उन्होंने लेस अवेल किया उसके हिसाब से है। देन द ऑफिसर वाज ड्राइंग, इतनी पे वो ले रहे थे, L12 में थे एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन, मींस 31 मई 2025। डीए मैंने इसमें आपको बोला कि 50% आप ले सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश इन ड्यू के लिए। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा ना कि उनकी अर्न लीव है कितनी है। एंड में जितनी अर्न लीव होगी उसी के हिसाब से ये पेमेंट होगी। ठीक है, अगर 300 से कम हुई तो फिर 300 से कम की पेमेंट करनी पड़ेगी ना।
डिवाइड किससे करते हैं हम नंबर ऑफ डेज को? जी, नंबर ऑफ डेज को हम किससे डिवाइड करते हैं फिर? 30 से। 30 से, यस। दैट मीन्स अगर 300 होगी तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट अगर उससे कम होगा तो फिर कम होगा। ओके, सो कैन वी अटेम्प्ट? अर्ली वाला कर ले। यस सर। इसको इस साइड ले जाऊं दूसरी स्क्रीन पे, सो दैट कि मुझे फिर स्क्रॉल ना करना पड़े एक जगह से दूसरी जगह। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट करता हूँ ताकि वहां से देख के फिर मैं यहाँ फॉर्म बना पाऊँ। ले लिया? यस सर। यस सर। और मैं इसको मूव करता हूँ इस साइड ताकि इसको देख के फिर मैं तो फॉर्म को भर दूँ। ओके, गवर्नमेंट सर्वेंट का नाम यहाँ पे था मिस्टर डी, ठीक है जी? तो ही इज मिस्टर डी और डेट ऑफ बर्थ उनकी गिवन है 15/5/1965। सर फॉर्मेट यही रहेगा लीव अकाउंट का? हाँ, लीव अकाउंट का फॉर्मेट यही रहेगा जी। यार आपको वहां नहीं आएगा प्रैक्टिकल, दिस इज जस्ट टू मेक यू एक्वेंटेड। पार्ट 1 वालों के लिए ये याद करना पड़ता है, उनको ये फॉर्म वहां पे अवेलेबल नहीं होता, दे हैव टू मेमोराइज। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, तो ज्वाइनिंग थी उनकी 16/6। सोलह 6/1990। देन इसका हमें मालूम नहीं है, ये ब्लैंक छोड़ देंगे। रेजिग्नेशन तो है नहीं, डेट ऑफ रिटायरमेंट हमें मालूम है, दैट विल बी 31st। दो 2025। अब इसके बाद EL एट क्रेडिट ऑन 1/7/2020। 1/7/2020 का हमें बैलेंस गिवन है, तो दैट मीन्स हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1/7/20 लिख दूं 2020 के बजाय, ठीक है? और ये वाला हाफ ईयर कहाँ खत्म होगा? 31/12/20। completed months of service, how many months? 6 months. EL credited at the beginning of half year कितनी होगी? 15 days. 15 days. उसके बाद है जी नंबर ऑफ डेज ऑफ EUL। तो इस क्वार्टर में EUL थी अवेल 60 डेज EUL 4/5/2021। दैट मीन्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है? यहाँ पे नहीं है। ईयर टू बी डिडक्टेड, ये भी नहीं होगा। टोटल EL एट क्रेडिट, इट विल बी 15, ठीक है जी? लीव टेकन तो है नहीं। बैलेंस, कितना बैलेंस लिखना चाहिए यहाँ पे?
बैलेंस वहां पे गिवन था 201, 1/7/2020। 216 कितना? 216 According to me, it should be 201. क्यों? क्योंकि उसने आपको बैलेंस दिया है 1/7/2020 का। अगर वो आपको बैलेंस देता 30/6/2020 का 201, ठीक है? अगर वो बैलेंस देता आपको 30/6/2020 का 201, तो फिर 1/7 की एडिशन उसमें होती। लेकिन उसने आपको बैलेंस दिया 1/7/2020 का। 1/7 को तो ये 15 दिन ऐड हो गए थे ना? आर यू गेटिंग? यस सर। ये समझ में आया आपको? अगर वो 30 जून को हमें देता, फिर हम 201 बैलेंस मान लेते और 1/7 को हम 15 ऐड करते उसमें। लेकिन उसने बैलेंस ही हमें 1/7 का दिया है, तो जब 1/7 का दिया है तो जुलाई वाली एडिशन तो डाल दिया ना उसने, वो तो फर्स्ट को डाल देते हैं हम। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट हो गया हमारा 1/1/21 30/6/21 कंप्लीटेड वही होंगे 6 months. EL credited again 15 days. अब उसके बाद था एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव फ्रॉम 4/5/2021 से लेके 2/7/2021, 4/5/21 से लेके है, तो वो इसी में फाइल करेगी, ठीक है? लेकिन उसकी जो काउंटिंग होगी, 2 दिन तो उसके जुलाई में जाएंगे ना, 2 दिन जुलाई में जाएंगे, 2nd of जुलाई है ना, तो इस हाफ ईयर में कितनी हो जाएगी फिर? इट विल बी ओनली 58 days. आर यू गेटिंग और नॉट? जी सर रिपीट करना। यहाँ पे हमने लिखा है ना, नंबर ऑफ डेज ऑफ यूएल डाइज नॉन अवेल ड्यूरिंग हाफ ईयर। इस हाफ ईयर में कितनी अवेल की गई, तो वहां पे आपको गिवन है अवेल्ड 60 days एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फ्रॉम 4/5/2021 टू 2/7/2021। ये जो हमारा हाफ ईयर है, ये तो 30 जून को खत्म हो रहा है ना, ठीक है? इसका मतलब 2 दिन जो है वो अगले हाफ ईयर में आएंगे। दैट्स क्लियर? यस सर। जी, यस तो सर। यहाँ पे आ जाएगा 58 days। 58 days। इट विल नॉट बी 60 बट 58। रिडक्शन इस बार तो होनी नहीं है, वो अगले वाले में होनी है। तो टोटल ईएल एट क्रेडिट इज 15। लीव टेकन तो नहीं है ना, आफ्टर लीव वहां पे है, अर्न लीव तो 22 में जाके है, ओके, अभी नहीं है, तो देयर इज नो लीव टेकन। दैट मीन्स नाउ बैलेंस विल बी, अब हो जाएगा 216। इट्स क्लियर? उसके बाद एक सर ये 58 डेज फिर से रिपीट कीजिए। कौन से वाले? 58? जी 58 आप देखें, क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो आप पॉइंट नंबर 5 अवेल 60 days एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फ्रॉम 4/5/2021 2/7/2021, तो टोटल 60 days की थी,
लेकिन ये जो हम हाफ ईयर डील कर रहे हैं ये 30/6 तक कर रहे हैं ना, Yes, जबकि sir. वो जा रही है 2/7 तक, तो 2 दिन तो अगले हाफ ईयर में हो गए ना उसके 60 में से। Yes. सर अगर 10 को होता तो 10 को मतलब 2/7 की बजाय 10/7 होता तो अगर 10/7 होता तो 10 दिन उधर जाएंगे, फिर 50 आएंगे इधर। ठीक है। ठीक है, मीन्स हाफ ईयर की तो आपको कैटेगराइजेशन मालूम ही है ना। आपने 30 जून के बाद जो आएगा वो अगले हाफ ईयर में चला जाएगा, तो वो 10 दिन वहां पे चले जाते। क्लियर? तो 1/7/21 से लेके ये हो गया 31/12/21, ये फिर से 6, ये 15। अब यहाँ पे भी 2 डेज आएंगे, टोटल 60 हो गए ना। नाउ EL टू बी डिडक्टेड, तो EL टू बी डिडक्टेड ये 58 की अब डिडक्शन होगी जो पिछला हाफ ईयर था, तो इसमें लिख लेंगे 1/10 इंटू 58। और डेज आपको मालूम है कि डेज में फ्रैक्शन अलाउड नहीं है, तो 5.8 मीन्स हाउ मेनी डेज? 6 डेज। तो ये टोटल EL एट क्रेडिट कितनी हो गई? 15 में से 6 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 15 में से 6 माइनस हो जाएंगे ना, तो इट विल बी सर 15 या टोटल में से? इसमें टोटल में से होंगे ना माइनस। आप टोटल में से करें या वहां से करें, बात तो एक ही है। ठीक है, क्योंकि 15 मैक्सिमम आप माइनस कर सकते हो। अगर 15 माइनस कर दिया तो इस बार का क्रेडिट 0 हो जाएगा फिर, इसीलिए सब्जेक्ट टू मैक्स ऑफ 15 है ना। सब्जेक्ट टू मैक्स ऑफ 15 है। 15 मीन्स इसमें से 15 में से 15 माइनस हो गया तो फिर 0 हो जाएगा इस बार का, तो सेम बैलेंस रहेगा। तो यहाँ माइनस करें वहां करें, हार्डली मैटर्स, कोई दोनों में कोई फर्क नहीं है, पहुंचना हमने वहीं पे है। नाउ व्हाट विल बी द बैलेंस? 216 में अब 9 ही ऐड होंगे ना, तो 225। क्लियर हुआ? यस यहाँ सर। तक क्लियर है? ओके। उसके बाद हो गया 22, 30, 22। अभी कोई लीव है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। 15/12/2022 से। ओके, दिस इज अगेन 6, 15। यहाँ पे कुछ नहीं है। अब अगर आप 2 की डिडक्शन यहाँ पे करोगे तो वो 0.2 आएगा, विच इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि 60 के लिए भी 6 ही बनना था, तो 58 के लिए भी 6 ही बना, तो यहाँ पे डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? लेकिन अगर ये सपोज किया 50 होता और ये 10 होता, तो उस केस में 5 यहाँ पे होता, 1 यहाँ पे होता फिर। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये 15 हो गया। नाउ वी हैव 240। उसके बाद नीचे लिखते हैं एक साथ 22, 31, 12, 22,
months. ये हो गया 15 days. EOL है यहाँ पे कुछ 24 में जाते हैं. ओके, नाइस नाम नहीं है. No deduction. Total EL at credit. So we have यहाँ पे अवेलमेंट थी 15/8/2021. यस, 15/12/2022. हाँ, यहाँ से है अर्न लीव की है हमारे पास. पॉइंट नंबर 7, अवेल्ड 80 days EL फ्रॉम 15/12/2022. तो इस वाले हाफ ईयर में थोड़ी वो पड़ेगी. ओके, तो टोटल EL एट क्रेडिट यहाँ पे हो गया हमारा. अब हमें इसका लिखना पड़ेगा 240 और 15, 255. लीव टेकन जो है इस हाफ ईयर में 15/12 से स्टार्ट हो रही है. 15/12/22 वहां से 80 डेज की है. 80 डेज तो काफी आगे जाएगा. अभी हमने कहाँ तक काउंट करना है इस हाफ ईयर में? 31 31/12/2022. कितने दिन हो गए ये? 17 दिन. 17 दिन हो गए. वेरी राइट. इट विल बी 17 days. Now what will be the balance? 255 minus 17. 238. जी क्लियर हुआ? ये वाली रो सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद 11 23 to 30 जून 23 15 days. ये कुछ नहीं है. It will be 238 plus 15 253. अब क्योंकि टोटल थी 80 डेज तो ये वाले में भी फॉल करेगी. कहाँ से फॉल करेगी? एक एक से ही. सत्रह दिन वहां पे हो गए तो 80 - 17 कर लेते हैं. अभी हमें 63 डेज की यहाँ पे लेनी पड़ेगी ना. ठीक है, तो अगर जनवरी से स्टार्ट करें 31 वहां पे हो जाएंगे और ये लीप ईयर तो है नहीं. 28 59 प्लस 4 करेंगे तो 63 हो जाएंगे. दैट मीन्स 4 तक जाएगी ये. 4 3 23. हाउ मेनी डेज टोटल थे? 80 17 वहां चले गए थे. 63 डेज. ये डेट कैलकुलेट करनी सबको आ गई? 4-3 कैसे कैलकुलेट की हमने? 31 दिन हो गए जनवरी के प्लस 28 दिन हो गए फरवरी के. कुल मिला के वो बन रहे थे 59.
इसका मतलब मार्च के कितने लेने पड़ेंगे, 4 दिन उसके लेने पड़ेंगे, तो 63 डेज हो जाएंगे। ठीक है, सो 253 minus 63. Now it's reduced to 190. So this row is also clear. यस सर। Okay. उसके बाद था जी 1 7 23 31 12 23 6 15 और 31 12 23 31 में तो कुछ नहीं है, नो। जो डाइज नाम है वो भी 24 में जाते हैं। ओके, तो दैट मीन्स ये हो गया आपका 190 प्लस 15 कर लें 205। ऊपर भी उसी तरह से कर लेंगे हम, यहाँ पे हमने 15 लिखा था ना, इसी तरह से कर लेंगे ताकि यूनिफॉर्मिटी। इसमें अवेलेबल नहीं है, तो दैट मीन्स 205 यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है। देन यू हैव 124 30 24 तो 6 7 24 ये अगले वाले में। ठीक है, सो 205 plus 15 will give you 220. अवेलेबल नहीं थी तो 220। उसके बाद 1 7 24 31 12 24 31 12। यस, यहाँ पे आ रहा है 40 डेज, पॉइंट नंबर 8, 40 डेज ऑन ऑथोराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम 6/7/2024 ट्रीटेड एज डाइस नाम। 6/7 से स्टार्ट हुआ था और 40 डेज का है डाइस नाम, तो 40 डेज यहाँ पे लिख लेंगे हम। लेकिन डिडक्शन कब होगी वो तो अगली बार होगी ना। तो दिस वन 40। डिडक्शन अभी नहीं होगी, तो 235 235 235। उसके बाद इसमें सर इसमें विद इफेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है राजस्थान पीरियड पर। राइजनान का लिखना हो तो लिख सकते हैं, क्योंकि डेट वाला कॉलम नहीं है यहाँ पे ना। अगर आप देखें तो नंबर ऑफ डेज ही है यहाँ पे। आई यू अंडरस्टैंडिंग? वहां पे फ्राम नहीं है, फ्राम टू नहीं है, तो नंबर ऑफ डेज वाला कॉलम है। लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, बट क्योंकि कॉलम उस तरह से हमें इंडिकेट नहीं कर रहा तो काम थोड़ा कम कर रहे हैं हम, और उस तरह से स्टेट नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक है। ये एक्चुअली उसको एक्स्ट्रा पेनल्टी है, ये उसको एक्स्ट्रा पेनल्टी है। अदरवाइज ये तो सर्विस में भी काउंट नहीं हो रहा ना, वहां पे भी काउंटिंग नहीं आ रहा, क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट नहीं है। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे डिडक्शन भी है, तो ये डबल पेनल्टी है। तो वहां पे तो क्वालिफाइंग सर्विस से वो डेट्स सारी
मेंशन होगी कि इस डेट से इस डेट तक था, इसलिए क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं आया, तो यहाँ पे इवन इफ यू राइट डेज इट्स ओके। के बाद 31/1/25 देखिए कब तक आएगा। 31/2/2025। 31/2/2025। और अब 6 months नहीं होगा, हाउ मेनी मंथ्स? Five. 5। ठीक है, डेज भी कितने होंगे? 2.5 into 5, तो 12.5 का मतलब हो गया Approximately 13. 13 days। अब यहाँ पे डिडक्शन हो जाएगी 4 की, ठीक है, सो दैट विल बी 1/10 into 40, तो हो गया 4। Now 235 plus 13 minus 4, 244। वो तो नहीं है ना कोई चीज? नो। टू 44। अब एक पॉइंट था जो था पॉइंट नंबर 9, उसमें था इन May 2023 ट्रांसफर टू न्यू स्टेशन बट अवेल ज्वाइनिंग टाइम ऑफ ओनली 7 days अगेंस्ट परमिसिबल 17 days। तो वहां पे लेस अवेल्ड था 10 दिन का, ठीक है। वैसे तो हमें वहीं पे ऐड कर लेना चाहिए था, इसको एंड में भी कर सकते हैं क्योंकि एज ए वन आइटम ये ऐड होगा। ऐड ज्वाइनिंग टाइम लेस availed in May 2023, तो इसमें हो जाएगा 17 minus 7, तो वो 10 days की हम एडिशन इस बैलेंस में करेंगे, तो टोटल हो गया 254। अब 254 के हिसाब से कितना उनका लीव एनकैशमेंट बनेगा वो आप खुद कैलकुलेट करें, क्योंकि हमने पेंशन वाले केसेस तो किए थे ना जी, पेंशन वाले केसेस तो हमने किए थे, तो कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना आप जी। यस सर। लीव एनकैशमेंट तो कैलकुलेट कर लेंगे ना। लीव एनकैशमेंट इसके लिए कैलकुलेट करें, दैट्स क्वाइट सिंपल। कितना बेसिक था? 1,05,900, लेकिन उसमें एडिशन भी होगी और उसके बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन भी होगी। किससे होगी वो आप देखें और फिर मुझे बता दें कल, ठीक है, या मंडे वाली क्लास में। हाफ पे लीव अकाउंट फिर अगली बार बना लेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। तो जितना आज हमने स्क्रीनशॉट लेना था क्वेश्चन का तो ले लिया ना सर, इसका सोल्यूशन इसका ले लिया, ठीक है। सर इसमें अगर डाइजनॉन पीरियड भी 2 हाफ ईयर में जा रहा हो तो उसको भी वैसे ट्रीट करेंगे जैसे हमने उसको किया ट्रीट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ले लिया जी। सर एक मिनट। जी सर।
हो गया सर। ओके, तो लीव एनकैशमेंट आप कैलकुलेट कर लेना, हाफ पे लीव नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे एंड देन विल फिनिश द जो डिस्कशन हमारी कुछ लीव्स की अभी रहती है वो भी हम डिस्कस करेंगे फिर। ओके, पी प्रोटेक्शन वाली पीडीएफ का भी दे देना स्क्रीनशॉट। इसका पी प्रोटेक्शन जो आपने खोला था, प्रोटेक्शन, हाँ वो पड़ा हुआ है मेरे पास, एक मिनट। ओ, तो यहाँ पे है, एक मिनट। सर कल कौन सी क्लास और कितने बजे? कल मैं जीएफआर की बोला आपको ना, 8:30 बजे। 8:30 बजे। ये ले ले जी, ये है सब्सटेंटिव पे वाला। और अगर प्रिजम्पटिव का लेना हो तो फिर ये था। डन? यस सर। ये आपके लिए बोनस था फिर। ओके देन, मिलते हैं फिर मंडे को। गुड नाइट सर।